कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। ये आवाज है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने अखंड भारत की पहली स्वतंत्रता सेना आजाद हिंद फौज को खड़ा कर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़ दी थी, जिनके इंडियन नेशनल आर्मी से अंग्रेज खौफ खाते थे, जिनके सामने दुनिया का सबसे निर्दयी तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी अपना सर झुकाता था, जिनका भाषण सुनकर INA के जवानों का खून खौल उठता था और औरतें तो अपने जेवर उतार कर उनके कदमों में रख देती थीं। जनवरी 1945 में जन्मदिन के मौके पर नेताजी को सोने में तोला गया था और उनकी आजाद हिंद सरकार के पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सन 1940 में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर कैसे नेताजी हिटलर से मिलने जर्मनी जा पहुंचे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कैसे किया और कहां गायब हो गया वो 280 करोड़ रुपयों का खजाना जो प्लेन क्रैश में नेताजी के साथ मौजूद था, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही करीब 80 साल पुरानी नेताजी की कुछ दुर्लभ वीडियोस भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि वर्तमान में नेताजी की बेटी अनीता बोस कहां है और क्या करती हैं। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साल था 1940। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं थे। वे अपने हक की आजादी अंग्रेजों से छीन कर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक स्वतंत्र पार्टी बनाई। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज कर दिया और डरे हुए अंग्रेजों ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें नेताजी भी शामिल थे। ये वो दौर था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर थी। जर्मनी, इटली और जापान की तिकड़ी ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर रखा था और नेताजी जानते थे कि यही वो समय है जब वो इस महायुद्ध का फायदा उठाकर भारत को स्वतंत्रता दिलवा सकते हैं। इसीलिए वो किसी भी हाल में जेल में नहीं रहना चाहते थे। नेताजी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया, मुझे रिहा करो वरना मैं जीना छोड़ दूंगा। लगातार कई दिनों तक भूखे रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट कर दिया, जहां उन पर दिन रात कड़ी निगरानी रखी जाती थी। लेकिन नेताजी कहां रुकने वाले थे। हाउस अरेस्ट के दौरान नेताजी ने अपनी चालाकी से ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने बाहर तैनात पुलिस कर्मियों तक यह संदेश भिजवाया कि मैं कुछ दिन एकांत में रहना चाहता हूं, इसलिए मुझसे मिलने घर मत आइएगा। लेकिन असल में वे अपनी दाढ़ी मूंछें बढ़ाकर अपनी पहचान बदल रहे थे। 17 जनवरी की रात नेताजी ने पठानी सूट पहनकर अपनी वेश पूरी तरह से बदल लिया और हाउस अरेस्ट से भाग निकले। उन्हें बर्लिन पहुंचाने की जिम्मेदारी भरत राम तलवार को सौंप दी गई। नेताजी बने गूंगे जियाउद्दीन और भगवान बने उनके रिश्तेदार रहमत खान और दोनों पेशावर से होते हुए काबुल पहुंचे, जहां से उन्होंने सोवियत यूनियन के बॉर्डर तक का सफर किया। दूसरी ओर भारत में अंग्रेज अधिकारी 4-5 दिनों तक ये समझ ही नहीं पाए कि नेताजी गायब हो चुके हैं और जब उन्हें इस फरारी की खबर मिली तब तक नेताजी काफी आगे निकल चुके थे। उन्होंने मास्को से होते हुए जर्मनी तक का सफर किया और सीधे जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिलने पहुंच गए। हिटलर भी नेताजी के अदम्य साहस और भारत की आजादी के लिए उनके समर्पण के बारे में सुन चुका था, इसलिए वह उनसे मिलने को उत्सुक था और इस ऐतिहासिक मुलाकात के सम्मान के रूप में हिटलर ने जर्मनी में कैद 4000 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। साथ ही नेताजी की जापान के प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी से मुलाकात तय करवाई और उन्हें सबमरीन से सुमात्रा भेजा, जहां से जहाज में सवार होकर वो टोक्यो पहुंचे और तोजो ने भी ब्रिटिश सेना के भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया और इन्हीं कैदी सैनिकों के साथ नेताजी ने बनाई आजाद भारत की पहली सेना आजाद हिंद फौज। हेर हिटलर ने सुभाष बाबू स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने सिंगापुर, बर्मा और मणिपुर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और जापान को महत्वपूर्ण जीत दिलवाई। इस सफलता से प्रभावित होकर जापान ने न केवल आजाद हिंद फौज को फंड्स और हथियारों की आपूर्ति की, बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों में मिलिट्री बेस स्थापित करने की परमिशन भी दी। इस दौरान जापान नियंत्रित सिंगापुर में स्थित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर आने का निमंत्रण भेजा। 2 जुलाई 1943 को नेताजी वहां पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने इस्तीफा देकर नेताजी को आजाद हिंद संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह संगठन विदेश
देशों में बसे भारतीयों ने मिलकर बनाया था, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराना था। इंकलाब! बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय! पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय! महात्मा गांधी की जय! आजाद हिंद फौज! 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की, जहां उन्होंने आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। इसी सभा में उन्होंने पहली बार वो प्रेरणादायक नारा दिया था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, चलो दिल्ली। इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और साहस से भर दिया, और स्वतंत्रता संग्राम में इन दो शब्दों की अहमियत को हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। एक नारा निकल रहा और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। तो है फ्रांस की राजधानी और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह होते। तो इसलिए उन लोगों के मुंह से वो एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। लड़ाई छिड़ गई तो जापान के बहादुर सिपाहियों के मुंह से सिर्फ एक ही नारा उस वक्त निकल रहा था, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। क्या होना चाहिए? हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है, और दिल्ली, चलो। अगले 3 वर्षों तक नेताजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को गहरी चोट पहुंचाते रहे। उनके साहस से ब्रिटिश हुकूमत इतनी भयभीत हो गई थी कि नेताजी का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती थी। उनकी सफलता से प्रसन्न होकर जापान ने उन्हें ब्रिटिश शासन से जीते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेंट कर दिए। इसी के साथ नेताजी की आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा और उन्होंने यहाँ अपनी आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो पूरी तरह से स्वतंत्र के रूप में संचालित होती थी। उनके जोशीले भाषणों ने भारत के युवाओं में स्वतंत्रता के चिंगारी जगा दी और हजारों भारतीय उनकी फौज में शामिल होने लगे। मित्रों, नेताजी के ओजस्वी भाषणों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज गति दी। उनके प्रयासों ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और जल्द ही भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश देश को आजाद होते देखने से 2 वर्ष पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उनकी मौत कैसे हुई और उनके जाने के बाद आजाद हिंद फौज के उन सोनों और पैसों का भंडार का क्या हुआ, जिसका इस्तेमाल नेताजी देश को आजाद कराने के लिए कर रहे थे? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अगले अध्याय में। दोस्तों, नेताजी का जीवन हमेशा से रहस्यमय रहा, फिर वो चाहे उनकी सीक्रेट लव स्टोरी हो या फिर उनकी मौत का रहस्य। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी वो है उनके 280 करोड़ रुपए के खजाने के गायब होने का रहस्य। आज तक नहीं मिल पाया। तो ये सवाल उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा नेताजी के पास आया कहां से? तो इसे लेकर मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भाषण देते थे तो उन्हें सुनकर औरतें अपने जेवर उतारकर उनके सामने रख देती थीं। जैसे कि हीराबेन बेतानी ने उन्हें अपने 13 सोने के हार दान में दिए थे, जिसका मूल्य उस वक्त 1.5 लाख रुपए के करीब था। वैसे ही हबीब साहब नाम के अमीर व्यक्ति ने आजाद हिंद फौज के फंड्स में अपनी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर दी थी। वहीं रंगून के एक बिजनेसमैन वीके नादर ने आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2800 सोने के सिक्के दान किए थे। 1940 के दशक में नेताजी अपनी इतनी बड़ी फौज को अंग्रेजों के सामने युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए चंदा जमा करने की मुहिम लगातार चलती रही। ऐसा ही एक इवेंट जनवरी 1945 में हुआ, जब नेताजी के जन्मदिन के दौरान उन्हें सोने में तोला गया। यानी तराजू की एक तरफ नेताजी बैठे और दूसरी तरफ उनके वजन जितना सोना। कहा जाता है कि 1 हफ्ते चले समारोह में 2 करोड़ रुपए और लगभग 80 किलो सोना इकट्ठा हुआ था। इसी के 8 महीने बाद 15 अगस्त 1945 का दिन, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सम्राट हितो ने सरेंडर कर दिया, उस वक्त नेताजी सिंगापुर में थे, जो जल्द ही पूरी तरह ब्रिटिश आर्मी के कब्जे में आने वाला था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का जितना फंड है वो शहर से बाहर भिजवाया जाए। अगली सुबह 8 बजे नेताजी ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग यानी कि ILA के जनरल सेक्रेटरी देवनाथ दास को केबल भेजा और उन्होंने फंड्स के एक बक्से में भरवा कर बैंकॉक भेजा। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे। उनके सहायक कुंदन सिंह बताते हैं, उसी रात हमने आजाद हिंद फौज के फंड्स का हिसाब किया और खजाने को 4 हिस्सों में बांटकर बक्सों में भरा गया, जिनका कुल वजन 2 से 2.5 मॉड यानी करीब 75 से 90 किलो था। इन बक्सों में सोने के जेवर थे, साथ ही एक सोने का सिगरेट केस था जिसे हिटलर ने नेताजी बोस को तोहफे में दिया था।
17 तारीख की सुबह नेताजी ने इस बक्से को लेकर बैंकॉक से साइगोन तक उड़ान भरी। उनके साथ जहाज में एस.ए. अय्यर, देवनाथ दास, कर्नल हबीबुर रहमान, कैप्टन गुलजारा सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और मेजर आबिद हसन समेत कुल 6 सहायक थे। लेकिन वहां से आगे जाने के लिए कोई जापानी विमान उपलब्ध नहीं था, मगर काफी प्रयासों के बाद उन्हें एक जापानी बम वर्षक विमान में जगह मिली। लेकिन वो अपने साथ किसी एक सहायक को ही आगे ले जा सकते थे और नेताजी ने कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ ले जाने के लिए चुना। फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर अपने सहायकों के हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और बक्से के साथ विमान में सवार हो गए। यह जहाज साइगोन से ताइवान पहुंचा, जहां इसमें रिफ्यूलिंग की गई, मगर यहां से प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया और नेताजी की मौत हो गई। अब ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ? क्या इसमें ब्रिटिश का हाथ था जो नेताजी से इतना डर गए थे कि उनके पीठ पीछे उन्होंने ये वार किया? और क्या नेताजी इस प्लेन क्रैश में जिंदा बच गए थे और गुमनामी बाबा बनकर सन 1985 तक जीवित रहे? ये बात हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल उस सोने की बात करें तो कहा जाता है कि जब नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ तब एयर स्ट्रिप पर मेजर के सखाई मौजूद थे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जितना सोना बच सकता था उसे बचाकर पेट्रोलियम केन में जमा किया और आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, जिसे फिर नेताजी की अस्थियों के साथ टोक्यो भेज दिया गया। और 5 सितंबर 1945 के दिन यह खजाना इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के चीफ एम राममूर्ति को मिला। उन्होंने 6 सालों तक इस खजाने को टोक्यो में ही संभाल कर रखा और 1952 में इसे भारत लाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में जमा कर दिया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि नेताजी अपने साथ 75 से 90 किलोग्राम सोना ले जा रहे थे, लेकिन जो सोना भारत पहुंचा वो सिर्फ 11 किलो 300 ग्राम था। तो बाकी सोना गया कहाँ? दोस्तों, नेताजी के प्लेन क्रैश के 2 साल बाद भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। तब यह सवाल जापान और भारत में जोर पकड़ने लगा कि आजाद हिंद फौज की इतनी बड़ी संपत्ति कहां गायब हुई। इसे लेकर सबसे पहला शक गया एम राममूर्ति पर। लोग का कहना था कि युद्ध से बर्बाद हुए जापान में राममूर्ति 2-2 सेडान कैसे चला रहे थे और खजाने के गायब होने की इसी पहेली को सुलझाने के लिए के चेतूर के नेतृत्व में एक मिशन को जापान भेजा गया, जहां उनका शक एम राममूर्ति के साथ एस.ए. अय्यर पर भी गया, जो भारत सरकार की तरफ से रेकोजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियां चेक करने और रिकवर करने की ये सोने के वापस लाने भारत गए थे। लेकिन उनकी राममूर्ति के साथ काफी गहन दोस्ती थी और के चैतूर का मानना था कि राममूर्ति और अय्यर ने मिलकर सोना गायब किया है। और जांच में अय्यर ने बताया कि मेरे पास साइगोन में सोने का कुछ हिस्सा रखा है जिसका वजन 300 ग्राम है, और फिर उन्होंने उस सोने को सरकार में जमा करवा दिया। दूसरी तरफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आर.डी. साठे को खबर मिली कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसर कर्नल फिगेस राममूर्ति को ब्रिटेन में सेटल होने का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन यह अफसर पहले तो आजाद हिंद फौज का कट्टर दुश्मन था, तो फिर वो राममूर्ति को अपने देश में क्यों बुलाना चाहता है? ऐसे में शक गहरा हुआ, जिसके बाद 1956 और 1971 में 2 और जांच कमेटियां बनाई गई, जिन्होंने रिपोर्ट में बताया कि खजाने की लूट खसोट तो हुई है, लेकिन खजाना कहाँ है उसके कोई सबूत नहीं मिल पाए। और आज भी अय्यर और राममूर्ति के परिवार सोने की चोरी के आरोपों से इनकार ही करते हैं। इसलिए यह आज भी एक रहस्य है कि नेताजी के प्लेन क्रैश के दौरान जो 60 किलो सोना गायब हुआ, जिसकी कीमत आज के हिसाब से 280 करोड़ रुपए थी, उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई। तो क्या आजाद हिंद फौज का सोना चुराया गया था या फिर वो प्लेन क्रैश से रिकवर ही नहीं हो पाया? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही आजादी की लड़ाई में अहम किरदार निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और इतिहास के पन्नों में छिपी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।